हम जी रहे हैं एक एरा ऑफ वॉर में। रशिया यूक्रेन वॉर 4 साल से ऊपर हो चुका है, चले जा रहा है। मिडिल ईस्ट में वॉर्स तो मानो खत्म ही नहीं होते। तो भाई एक वॉर के दौरान क्या होता है ये देखा है हमने दोनों वॉर्स में, चाहे वो यूरोप में वॉर हो चाहे मिडिल ईस्ट का वॉर हो। एनर्जी फैसिलिटीज को अटैक किया जाता है। एज अ रिजल्ट जो ऑयल एंड गैस प्राइसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। इतना ही नहीं, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को अटैक किया जाता है, क्योंकि जब आप वॉर मोड में चले जाते हो तब कोई लिमिट्स ही नहीं रहती। तब आपको लगता है कि भाई कुछ भी करके सामने वाले को ऐसी पोजीशन में ले आओ कि वो झुक जाए। अब चाहे उसके लिए उसकी एनर्जी फैसिलिटीज बॉम्बार्ड करनी पड़े, या फिर इन दिस केस एल्यूमिनियम प्लांट्स को अटैक किया गया बहरीन के अंदर, यूएई के अंदर। इसके वजह से इंडिया के अंदर जो एल्यूमिनियम प्राइसेस हैं वो रिकॉर्ड हाई हो चुके हैं। देखो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, इसकी वजह से खाद भी नहीं मिल रही, उसके दाम भी बहुत बढ़ गए हैं। मतलब जहां पर 2 बोरी लगती थी अब 1 ही मिल रही है, जिसके वजह से जो आपकी यील्ड है वो भी 20 to 30% डिक्रीज हो जाएगी। एंड देखो ऑर्गेनिक फार्मिंग वगैरह तो श्रीलंका ट्राई कर चुका है, उन्होंने तो फर्टिलाइजर की जो इंपोर्ट है उसी को बंद कर दिया था। एज अ रिजल्ट जो वहाँ पे यील्ड थी वो 30% गिर गई। तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अपने यहाँ हर चीज़ के दाम बढ़ेंगे। बिकॉज देखो हर चीज़ ट्रांसपोर्टेशन से लिंक्ड है, फ्यूल प्राइसेस से लिंक्ड है, तो वो तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। खाने तक का दाम इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि उतनी यील्ड ही नहीं आई। देखो अब हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले टाइम में, वो सारे देश जो आत्मनिर्भर हैं, जो असली में अपना पूरा काम चला लेते हैं विदाउट इम्पोर्टिंग अ लॉट, वो बढ़िया परफॉर्म करेंगे। एंड वो सारे देश जो इम्पोर्ट डिपेंडेंट है उनका पता चलेगा कि भाई वो कितने पानी में है। देखो एनर्जी इंडिपेंडेंस इज अ मस्ट। जिन जिन देशों के पास ऑयल है, गैस है, वो डेफिनेटली बेटर परफॉर्म करेंगे। ठीक है, बहुत सारे कंट्रीज इनफैक्ट आज के डेट में एक्सपोर्ट्स बैन भी कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल रशिया जैसा देश जिसमें इतना सारा ऑयल एंड गैस है, वो कह रहे हैं कि हम गैसोलीन प्रोडक्ट्स नहीं एक्सपोर्ट करेंगे। हंगरी को भी उस लिस्ट में ऐड कर लो। ठीक है, इनफैक्ट इंडिया ने भी ऐसा कुछ सिमिलर ही किया था रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान, जब उन्होंने बोल दिया था कि हम स्टील नहीं एक्सपोर्ट करेंगे, अपना वीट नहीं एक्सपोर्ट करेंगे। एंड देखो यहीं पे एग्जांपल आता है कौन आत्मनिर्भर है, कौन आत्मनिर्भर नहीं है। चाइना काफी हद तक आत्मनिर्भर है। अब चाइना का एग्जांपल ले लो, वो वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर्स हैं ऑफ फर्टिलाइजर्स। एंड आज के डेट में तो उन्होंने बोल दिया है कि हम अपनी खाद एक्सपोर्ट ही नहीं करेंगे। एंड अगर आप इंडिया की हालत देखो तो इंडिया के पास उतना फर्टिलाइजर है ही नहीं, हमने उतनी प्रोडक्शन फैसिलिटी भी नहीं बढ़ाई अपनी। एंड देखो ऐसा नहीं है कि कोई भी देश को कुछ इंपोर्ट करने की ही नहीं जरूरत। भाई अगर ऐसा है तो आपके पास एकदम तगड़े एलाइज होने चाहिए, जैसे कि चाइना। अब चाइना के पास ऑयल एंड गैस नहीं है, पर उसके पास पड़ोसी देश उसका रशिया, उसका वन ऑफ द बिगेस्ट एलाइज है जो उसको ऑयल एंड गैस प्रोवाइड कर देगा, करता है। अगर इंडिया की बात करें तो हमारे पास यूएई है। अब यूएई से हमने और टाई अप किया है कि भाई हमारा एडिशनल स्ट्रेटेजिक रिजर्व रखा जाएगा यूएई के अंदर। तो सबसे पहले जो हमारा स्ट्रेटेजिक रिजर्व है हमारे देश में नहीं रहेगा। दूसरा ये पॉइंट कि हम एक देश पर इतना ज्यादा रिलाई कर रहे हैं कि वो हमारा स्ट्रेटेजिक रिजर्व का इतना बड़ा प्रपोर्शन रख रहा है, वो भी अपने पास। अब देखो एक और चीज जो इंडिया कर सकता था और पूरी दुनिया काफी हद तक कर रही है, चाइना उसमें सबसे आगे है, वो है रिन्यूएबल्स पर फोकस करना। चाइना ने सबको पिछाड़ दिया है, चाहे वो इलेक्ट्रिक कार की रेस हो। BYD इज द बिगेस्ट कंपनी, वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक कार सेल करते हैं पूरी दुनिया में। एंड अब तो ये लोग और स्टेप आगे चले गए हैं, अब तो ये जो ट्रक्स हैं उसको भी इलेक्ट्रिक बना रहे हैं। एंड वहीं इंडिया में भी अब पुश आ रहा है कि देखो ईवी यूज करो, पेट्रोल और ये सब कम यूज करो। पर हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी कंपनी है ईवी की, महिंद्रा, उसकी बैटरी पता है कहाँ से आती है? BYD की बैटरी होती है उनकी, चाइना से बनकर आती है। आगे वाले टाइम में आप ये भी एक्सपेक्ट करो कि भाई जो एयर ट्रैवल है बहुत ही ज्यादा लग्जोरियस हो जाएगा, बहुत ज्यादा महंगा हो जाएगा। देखो रिसेशन तो तय आना, हो सकता है हम ऑलरेडी रिसेशन में जी भी रहे हो। डिप्रेशन आएगा कि नहीं ये डिपेंड करेगा कि कितने जल्दी ये क्राइसिस रिजॉल्व हो जाता है। देखो इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा है, खर्चे इतने ज्यादा बढ़ जाएंगे तो कंपनीज बहुत सारे लोगों को निकाल देगी कि भाई उतना काम ही नहीं हो पा रहा। ठीक है, डिमांड भी कम होगी क्योंकि सब चीजें इतनी ज्यादा महंगी हो जाएंगी, जॉब लॉसेज होंगे, कंपनीज भी कट करेंगी अपना कॉस्ट। हाई प्राइसेस का मतलब लेस कंजम्पशन। एंड अब आप देखो हमारे शहरों में क्या हाल हो रहा है, गैस प्राइसेस इतने ज्यादा हो गई हैं, इनफैक्ट कई जगह तो गैस मिल ही नहीं रही कि बहुत सारे लोगों ने शहर ही छोड़ दिए हैं, गांव जा रहे हैं। एज अ रिजल्ट कितनी ज्यादा इंडस्ट्रीज इंपैक्ट हो गई है। अब इसके ऊपर AI और जोड़ लो, वैसे तो वो एक सेपरेट टॉपिक हो जाएगा अपने आप में, बट खास तौर पे हमारी जो IT इंडस्ट्री है, अब इस टाइप की भी न्यूज आ रही है कि कैसे कैसे 80 लाख के पैकेज वाले लोगों को निकाला जा रहा है एंड वो सुसाइड भी कर रहे हैं। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमारे यहाँ PLFS का ही डेटा है 15% पहुंच चुका है। देखो ये तो बात हुई इकोनॉमी की, खाने की शॉर्टेज इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि अब तो प्रिडिक्शन आई गई है कि भाई इंडिया में तो फूड क्राइसिस होने ही वाला है। जो यूनाइटेड नेशंस का वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है वो बता रहा है कि 45 मिलियन लोग जो हैं, मतलब कि 4.5 करोड़ लोग, उनको एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी का सामना करना पड़ेगा अगर ये कॉन्फ्लिक्ट कब तक नहीं रिजॉल्व होता, बाय द एंड ऑफ जून।
एंड हम ऑलरेडी एंड ऑफ में तो हैं ही हैं। देखो ऐसा नहीं है कि सबकी हालत खराब है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पैसे नहीं बना रहे, तो बहुत सारे ऐसी कंपनीज भी हैं, ऐसे लोग भी हैं जो जमकर प्रॉफिट कमा रही हैं। ये देखो सऊदी की ऑयल कंपनी सऊदी अरामको, उनके जो प्रॉफिट्स हैं वो 25% ऊपर जा चुके हैं डिस्पाइट द वॉर, डिस्पाइट द फैक्ट कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद है। उनके पास एक और पाइपलाइन है जिसके थ्रू वो बाब अल मंदेब स्ट्रेट के थ्रू एक्सपोर्ट कर रहे हैं। एंड सबसे ज्यादा पैसे कौन कमा रही हैं? जो भी वेस्टर्न ऑयल कंपनीज हैं। बीपी जो है सेम टाइम पीरियड में, जब पिछले साल इन्होंने 1.38 बिलियन का प्रॉफिट कमाया था, आज के डेट में 3.2 बिलियन का प्रॉफिट कमा चुकी हैं। एंड ये सारी जितनी भी ऑयल कंपनीज हैं बड़ी बड़ी, अगर आप उनकी अर्निंग्स कंबाइन कर लोगे ना, तो वो पहले नॉर्मल सर्कमस्टांसेस से कंपैरिजन आज के डेट में $37 मिलियन रोज कमा रही हैं एक्स्ट्रा। एंड जो दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल कंपनीज है उनकी अगर आप मार्केट कैप देखोगे ना, तो उनकी कंबाइन करके जो एक्स्ट्रा हो गई है मार्केट कैप बिकॉज ऑफ दिस क्राइसिस, वो एक्स्ट्रा अमाउंट है $130 बिलियन। अनफॉर्चुनेटली इंडियन ऑयल कंपनीज के साथ ऐसा नहीं हुआ। इंडियन ऑयल कंपनीज ने दबा के पैसा बनाया पहले जब हमको डिस्काउंटेड ऑयल मिलता था, बट यहाँ पे ऑयल प्राइसेस जब कम हुए थे तो कम भी नहीं करे गए। मतलब इंडियन ऑयल कंपनीज का तो ये हाल है, पिछले साल इन्होंने जितने भी प्रॉफिट कमाए थे, जितने मुनाफे थे, उससे ज्यादा नुकसान हो सकता है इस साल के फर्स्ट क्वार्टर में। देखो दुनिया में वॉर है, इन्फ्लेशन है और रुपया कमजोर हो रहा है, और इन सब के बीच एक सवाल है जो हर मिडिल क्लास इंसान को अपने आप से पूछना चाहिए, मेरा पैसा सेफ कैसे होगा और ग्रो कैसे होगा? सबसे बड़ा चैलेंज सिर्फ महंगा क्रूड ऑयल या मार्केट क्रैश नहीं है, बल्कि वो करेंसी सिस्टम है जिस पर पूरी दुनिया ही टिकी हुई है। वॉर में सिर्फ बॉर्डर्स नहीं बदलते, करेंसी की वैल्यू भी बदलती है, और आज यही इंडियन रुपी के साथ हो रहा है। अनसर्टन टाइम्स में इंडियंस ने हमेशा गोल्ड और सिल्वर को सेफ हेवन माना है, और देखो शॉर्ट टर्म में जो भी हो, मिड टू लॉन्ग टर्म इनका फ्यूचर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन सिर्फ गोल्ड इनफ नहीं है, असली सोल्यूशन है डॉलर में इन्वेस्ट करना या अपने आप को हेज करना। एआई और टेक के इस दौर में टेस्ला, एनवीडिया, नेटफ्लिक्स जैसी कंपनीज दुनिया की डेमोग्राफी बदल रही। एनवीडिया ने पिछले 10 सालों में 33,000% रिटर्न्स दिए हैं, और पिछले एक साल में निफ्टी 50 ने 0% रिटर्न दिया है, एंड S&P 500 ने 30% रिटर्न दिया है। इसलिए स्मार्ट लोग आजकल ग्लोबल बिजनेस में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के स्टॉक्स में। मेजरली टेक स्टॉक्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे हैं। पर सवाल ये है कि एक नॉर्मल मिडिल क्लास इंसान कहाँ से शुरू करे? शुरू में मुझे भी यही प्रॉब्लम होती थी, यूएस इन्वेस्टिंग समझ में नहीं आती थी, पर IND मनी यूज़ करने के बाद एक्चुअली मुझे काफ़ी सिंपल लगा। इंटरेस्टिंगली यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए आपको लाखों रुपए की ज़रूरत नहीं होती। फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग के थ्रू आप एक्सपेंसिव यूएस स्टॉक्स भी 100-200 रुपए में बाय कर सकते हो। जैसे मुझे अभी लिमिटेड पैसों में टेस्ला का शेयर खरीदना है, ये मैंने सिर्फ $2 इन्वेस्ट किया है और शेयर खरीद लिया, और जिस रेट से पूरा शेयर बढ़ेगा उसी रेट से आपका पार्ट भी बढ़ेगा। अगर आपको किसी एक इकोनॉमी में इन्वेस्ट करना रिस्की लगता है तो ग्लोबल ETFs के जरिए आप ग्रुप ऑफ कंपनीज में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे कि इंडियन मार्केट्स में म्यूचुअल फंड्स होते हैं ना, वैसे ही यूएस, यूरोप, एशियन मार्केट्स, इन सब के भी कंबाइन करके ETFs होते हैं। इनको यूज करके आप ग्लोबली और कंपनीज में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। और सिर्फ टेक कंपनीज में इन्वेस्ट ही नहीं, बल्कि आप गोल्ड, सिल्वर और मेटल ETFs के थ्रू कमोडिटीज में भी एक्सपोजर ले सकते हो। इसके लिए आपको IND मनी ऐप मेटल ETF के ऑप्शन पे जाना है, और वहां से आप गोल्ड, यूरेनियम और कॉपर जैसे मेटल्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप इन्वेस्टमेंट्स में डिसिप्लिन रहना चाहते हो तो यूएस स्टॉक्स में SIP भी कर सकते हो, ताकि हर मंथ बिना मिस्टेक आपकी इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिकली होती रहेगी। जैसे मुझे हर महीने 10,000 रुपए यूएस स्टॉक्स में SIP करनी है, मैं यूएस स्टॉक्स के ऑप्शन पे गया, टेस्ला सर्च किया और अमाउंट फिल करके ऑटो पे सेट कर दिया, जिससे किसी भी मंथ मेरी इन्वेस्टिंग मिस ना हो। IND मनी में आप स्टॉक्स खरीदने के साथ सेल भी कर सकते हो। जैसे मुझे लग रहा है कि नेटफ्लिक्स के शेयर नीचे जा सकते हैं और मुझे इसे बेचना है, तो मैंने नेटफ्लिक्स का ऑप्शन सर्च किया, सेल ऑप्शन में जाके अमाउंट डाला और स्टॉक बेच दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, IND मनी में आपको प्रॉपर प्रॉफिट एंड लॉस की ट्रैकिंग भी मिलती है। इसके लिए आपको प्रॉफिट एंड लॉस के ऑप्शन में जाना होगा। जैसे अक्टूबर में यहाँ पर $466 का प्रॉफिट हुआ है और सितंबर में $13। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पे आपको हर एक स्टॉक की डिविडेंड रिपोर्ट भी मिलेगी, जिससे आप अपने प्रॉफिट और पैसिव इनकम की कैलकुलेशन भी कर सकते हो और आपको मिला डिविडेंड भी ट्रैक कर सकते हो। अगर आप कहीं और इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपके पास एक प्रॉब्लम तो हमेशा आएगी, वो है टैक्स कैलकुलेशन की। पर IND मनी में आपकी टैक्स रिपोर्ट ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है और आपको अलग से कोई कैलकुलेशंस करने की जरूरत ही नहीं है। इसमें एक और बढ़िया फीचर मिलता है एक्सटेंडेड आवर्स का। अगर यूएस मार्केट इंडियन टाइम के बाद भी मूव कर रहा है तो आप नॉर्मल मार्केट टाइम के बाद भी ट्रेड कर सकते हो।
यहाँ अकाउंट ओपन करना काफ़ी ईजी है। सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर मेंशन करना है, देन ईमेल, पैन कार्ड और कुछ सिंपल डिटेल्स के थ्रू ऑनबोर्डिंग कंप्लीट कर सकते हो, इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हो। IND मनी के इन सारे फीचर्स ने आज इन्वेस्टमेंट को काफ़ी ईजी बना दिया है, जो कि मिडिल क्लास के लिए वरदान हो सकता है। एंड देखो मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि पूरी दुनिया में इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। ठीक है, यही सेम कोविड के दौरान भी हुआ। एंड जो लोग स्टॉक्स वगैरह में इन्वेस्टेड थे उस टाइम पे, उन्होंने तो अपनी वेल्थ रिकवर कर ली, जो जनरली वेल्दी लोग ही होते हैं। इसलिए ये सब करना ज़रूरी है, इस टाइप की इन्वेस्टमेंट्स करना, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड अगर इंडिया की बात करो तो वेल्थ इनइक्वालिटी सबसे ज़्यादा है आज के डेट में, इंडिपेंडेंस से कंपेयर करो तो। एंड देखो जब इतना उथल पुथल होगा ना दुनिया में, एंड आज के डेट में हम कोई वर्ल्ड वॉर 3 से कम में तो रह नहीं रहे हैं, हर जगह वॉर ही चल रही है। ठीक है, यूरोप में चल रही है, मिडिल ईस्ट में चल रही है, तो उस टाइम पे ग्लोबल रीसेट होना तय है। अब देखो हमारे दुनिया में आज के डेट में जो फिजिकल प्राइसेस ऑफ ऑयल हैं एंड जो पेपर प्राइस ऑफ ऑयल चलता है, जिसके ऊपर ट्रेडिंग वेडिंग चलती है, वो एकदम ही मतलब मैच ही नहीं कर रहे। यही सेम चीज़ सिल्वर के साथ हुई थी। फिजिकल प्राइसेस कुछ और चल रहे थे एंड जो पेपर प्राइसेस हैं वो कुछ और चल रहे थे। एंड आज के डेट में तो ऐसा लगता है कैश इज किंग अगेन। इंडिया के अंदर जो विड्रॉल्स चल रहे हैं कैश के फ्रॉम द बैंक, वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इनफैक्ट दे हैव इंक्रीज्ड बाय 12%। देखो दिक्कतें कम नहीं है। अभी तो हमने ये बात की कि कितनी ज़्यादा इन्फ्लेशन है, महंगाई कितनी ज़्यादा है। अब इसके ऊपर आप ये ऐड कर दो कि पूरी दुनिया में, खास तौर पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, वेस्टर्न वर्ल्ड में, इंडिया को भी ऐड कर लो टू दैट लिस्ट, हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा डेट है, बहुत ज़्यादा कर्ज है। सिल्वर लाइनिंग इसमें यह है कि शिफ्ट ऑफ पावर हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे कि अमेरिका के 800 मिलिट्री बेसेस हैं। अब भाई ये तो क्लियर हो गया कि उसको अपने जो खुद के बेसेस हैं उसको डिफेंड तो कर ही नहीं सकते हैं। तो अब यूएस का मिलिट्री बेस अगर आपके देश में, तो वो अब प्रॉब्लम हो गई है। ठीक है, दूसरा अमेरिका के लिए प्रॉब्लम ये है कि भाई वो प्रोवाइड करते थे सिक्योरिटी इन एक्सचेंज फॉर पेट्रो डॉलर। देखो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट होता है, जिसमें ये डिसाइड होता है कि भाई यूएस डॉलर रहेगी रिजर्व करेंसी ऑफ द वर्ल्ड। सारे वेस्टर्न कंट्रीज ये अग्री कर लेते हैं। ठीक है, एंड उस टाइम पर जो अमेरिकन करेंसी थी दैट वाज बैक्ड बाय गोल्ड। आगे जाके इन्होंने पैसे इतने ज्यादा छाप लिए, वियतनाम वॉर होता है, तो अमेरिकन क्लेवरली डिसाइड कर लेते हैं कि गोल्ड बैक्ड नहीं है हमारी करेंसी। क्यों? क्योंकि उनको और पैसे चाहिए होते हैं। तो उन्होंने अब ऐसा सिस्टम इन्वेंट कर लिया था कि बस पैसे छापते जाओ, हमारी तो रिजर्व करेंसी है पूरी दुनिया की, सबको चाहिए दुनिया में डॉलर। बट फिर उसके बाद एक और वॉर छिड़ता है, यम किपुर वॉर। उसके दौरान जितनी भी अरब कंट्रीज हैं वो ऑयल एम्बार्गो कर देती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से ऑयल प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अमेरिकन समझ जाते हैं कि भाई ये तो टूल बन गया है फॉर वॉरफेयर। तो फिर उस टाइम पे अमेरिकन सऊदी अरेबिया के साथ डील करते हैं कि देखो आप वन ऑफ द बिगेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर हो ओपेक के अंदर, आप अपना ऑयल बेचो, जम के बेचो, यूएस डॉलर में बेचो। बदले में आपके पास इतने सारे डॉलर हो जाएंगे, आप यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स ले लो। ठीक है, दी सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट इन द एंटायर वर्ल्ड। यूएस कभी भी डिफॉल्ट नहीं किया एंड बदले में आपको ब्याज भी मिलेगा उस पैसे के अगेंस्ट। उससे भी ज़्यादा ज़रूरी, हम आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अब ये सिक्योरिटी कहाँ गई? ये सिक्योरिटी तो गई तेल लेने। Falling to the ground and exploding in Doha, the capital of Qatar. तो अब अरब कंट्रीज को लग रहा है कि भाई अमेरिका के ऊपर तो रिलाई कर नहीं सकते सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, एंड जहाँ तक पेट्रो डॉलर की बात है तो वो अमेरिका के लिए बहुत बड़ा कंसर्न बन गया, क्योंकि अमेरिका के पास खुद का बहुत सारा पेट्रोल है। ठीक है, वो फिर भी कुछ टाइप्स ऑफ सम फ्यूल इंपोर्ट करते हैं, बट इन अरब कंट्रीज के लिए सबसे बड़ा मार्केट कौन है? तो अब चाइना सऊदी अरेबिया से तो ऑलरेडी युआन में खरीद रहा है। ठीक है, एक टाइम ऐसा भी होता था जब इंडिया INR के थ्रू, इंडियन रुपी के थ्रू अपना ऑयल खरीदता था ईरान से। अब आज के डेट में वही इंडिया युआन में खरीद रहा है, मतलब अपना सो कॉल्ड कंपेटिटर या दुश्मन चाइना, उसकी करेंसी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा है, क्योंकि भाई ऑयल तो चाहिए ही ना। तो ये अमेरिका के लिए एक प्रॉब्लम हो गई है। ठीक है, अब आगे जाके और इशू ये है कि इनके जितने भी एलाइज थे वहां पर, ठीक है, गल्फ कंट्रीज, उसमें से एक यूएई है। देखो यूएई खुद का अपना कैश फ्लो तो कुछ जनरेट नहीं कर पा रहा, क्योंकि ना टूरिज्म से पैसे आ पा रहे हैं, ऑयल भी नहीं एक्सपोर्ट कर पा रहा बिकॉज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है। तो यूएई ने अमेरिका को जाके बोला होगा कि देखो आपके जो बॉन्ड्स है हम वो बेच रहे हैं, क्योंकि हमें तो पैसे की जरूरत है। ठीक है, एसेट्स बहुत सारे हैं इन सब देशों के पास, पर कैश भी तो आना चाहिए। तो अमेरिका ने बोला कि देखो तुम ये सब मत करो, मैं तुम्हें एक फाइनेंशियल लाइफलाइन देता हूँ। ठीक है, फाइनेंशियल लाइफलाइन ये है कि तुम अपने धर्म मेरे पास रखते जाओ और उसके बदले में जितने डॉलर चाहिए लेते जाओ। तो ये एक टेम्परेरी फिक्स है। टेम्परेरी फिक्स क्योंकि यूएई के पास आज के डेट में पैसे नहीं है। तो अब इसको बताया तो जा रहा है फाइनेंशियल लाइफलाइन फॉर यूएई,
पर असली में ये फाइनेंशियल लाइफलाइन है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए, क्योंकि अगर यूएई को पैसे चाहिए तो वो जाके ये वाले बॉन्ड्स जो हैं वो किसी थर्ड पार्टी को बेचेगा। इतना दिमाग में रखना बस कि भाई यूएई के पास बहुत सारे बॉन्ड्स हैं, वो बेच सकता है, ठीक है। एंड पूरे गल्फ कंट्रीज में सिर्फ ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ही नहीं है जो इतने ज्यादा बॉन्ड्स होल्ड करता है यूएस डॉलर के। सऊदी अरेबिया भी होल्ड करता है, कुवैत भी होल्ड करता है, बहुत सारे देश होल्ड करते हैं। तो अब क्या होगा जब इन सबको पैसे की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कोई भी पैसे जनरेट नहीं कर पा रहा क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद है, ये लोग भी बॉन्ड बेचेंगे, ठीक है। देखो, जापान इज वन ऑफ द हाईएस्ट होल्डर्स ऑफ यूएस बॉन्ड्स। चाइना होता था दी बिगेस्ट होल्डर ऑफ यूएस बॉन्ड्स, उन्होंने तो बॉन्ड्स बेच बेच के गोल्ड में अपने आप को टर्न कर लिया, ठीक है। अब जापान में क्या होता था, नेगेटिव इंटरेस्ट रेट होते थे। अब नेगेटिव इंटरेस्ट रेट का मतलब क्या, कि फ्री हो गई बोरोइंग कॉस्ट, तो धड़ाधड़ पैसे बोरो करो। आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हो, आप बोरो करो, आप सरकार हो, आप बोरो करो, कुछ भी, ठीक है। तो इतना फ्री फ्लो ऑफ पैसा बन गया था। तो जापान के लोग क्या करते थे, वहां पे जो बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से जापान से पैसा उठाते थे। जो सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट है यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स, वो जाके खरीद लेते थे। कुछ भी नहीं करना, ऐसे ही 4.5% 5% कुछ अराउंड कमा लिया। एंड सिर्फ यूएस में ही नहीं, जापानीज इन्वेस्टमेंट्स पूरे दुनिया भर में कई कई जगह की गई हैं। अब आज के डेट में जो जापान में बॉन्ड की यील्ड है वो हो गई है 2.7%। इसका मतलब सस्ता पैसा, चीप जापानीज मनी अब अवेलेबल ही नहीं है, पूरी दुनिया के लिए अवेलेबल नहीं है। एंड अब क्योंकि जापान में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं तो वहां की सरकार ये भी बोल रही है उन सब इन्वेस्टर्स को कि जितने भी पैसे आप लेके गए थे, आपने यूएस बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करें या जहां जहां भी करें हैं, आप उनको वापस लेके आइए। तो देखो, अगर ये सारे कंट्रीज प्रेशर में आती हैं, गल्फ कंट्रीज आपके, जापान और भी बाकी देश प्रेशर में आते हैं, तो वो क्या करेंगे, सबसे पहले पैसा जनरेट करने के लिए यूएस के बॉन्ड्स बेचेंगे। अब यूएस बॉन्ड्स जब बिकेंगे तो क्या होगा, आपको अगर बायर्स चाहिए और उन बॉन्ड्स के लिए, तो आपको इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ेगा। तो अमेरिका में जो बॉन्ड्स हैं उसके रेट बढ़ेंगे। अमेरिका में सारी चीजों के इंटरेस्ट रेट्स, चाहे आपकी मॉर्गेज हो, कार लोन हो, सब कुछ इन बॉन्ड्स के रेट पर ही डिपेंडेंट है। तो अगर मान लो यूएस डॉलर के बॉन्ड के रेट्स बढ़ते हैं तो ऑल अक्रॉस द इकोनॉमी सबके इंटरेस्ट पेमेंट्स विल गो अप अलॉट, मतलब सबको इतना ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा। और सबसे ज्यादा फर्क तो यूएस की गवर्नमेंट को पड़ेगा, क्योंकि उनका खुद का जो लोन है वो है $40 ट्रिलियन। तो जब भी पैसे चाहिए होते हैं सरकार को इतने सारे, ठीक है, जैसे कि यूएई को बचाना है, तो अब कोई ऐसा तो है नहीं कि गोल्ड खरीदा जा रहा है उसके अगेंस्ट उतनी ही करेंसी प्रिंट हो रही है। वो तो बस बटन दबाते जाते हैं, बटन दबाते जाओ, पैसे निकालते जाओ। इससे क्या होता है कि आपका यूएस डॉलर ज्यादा सप्लाई में आ जाता है, तो जो वैल्यू है यूएस डॉलर की वो अगेंस्ट अदर करेंसीज घटती जाती है, वो अगेंस्ट गोल्ड घटती जाती है। तो इसके वजह से जो पूरा माहौल बनता जा रहा है वो बनता जा रहा है ऑफ हायर इंटरेस्ट रेट्स एंड हायर इन्फ्लेशन। ये बहुत ही खतरनाक है। देखो, क्योंकि महंगाई भी बढ़ रही है, जो ब्याज है वो भी बढ़ेगा। एज अ रिजल्ट पैसे बचेंगे ही नहीं बाकी नॉर्मल कंजम्पशन करने के लिए। एंड ये हाल पूरी दुनिया में हो रहा है, एटलीस्ट पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में। एंड वेस्टर्न वर्ल्ड से रिलेटेड जो इकोनॉमीज हैं, जैसे कि जापान, साउथ कोरिया, वहां पे तो हो ही रहा है। एंड ये सबको अफेक्ट करेगा, सबको। देखो, जब भी ऐसी अफरा तफरी होती है, इतना केओस होता है, तो उसके साथ बहुत सारे चेंजेस भी होते हैं। एंड ग्लोबल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में तो हमको ये चेंजेस ऑलरेडी दिख रहे हैं। यूएस अब अकेली सुपर पावर बचेगी नहीं। यूएस हो सकता है लिमिटेड हो जाएगा टू द वेस्टर्न हेमिस्फेयर। मिडिल ईस्ट के अंदर भी बहुत बड़ा शिफ्ट देखने को मिल सकता है। एंड एशिया के अंदर जहां हम रहते हैं, इसके तो साइंस में भी ऑलरेडी हमको दिखने चालू हो गए हैं, ताइवान के साथ। नए नए इंस्टीट्यूशंस भी बन रहे हैं जिनकी इन्फ्लुएंस और ज़्यादा बढ़ जाएगी, जैसे कि शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशंस, जो जितने भी वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस हैं सच एज IMF, उनको रिप्लेस कर देगा SCO या कोई और पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। स्पेशली अगर ये क्राइसिस और लंबे टाइम तक कंटिन्यू करती है तो लोगों का डिस्ट्रस्ट बढ़ेगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ऊपर। उनके जितने भी एलाइज हैं सब सफ़र कर रहे हैं आज के डेट में, चाहे वो गल्फ कंट्रीज हो, क्योंकि बेचारे कुछ बेच नहीं पा रहे, पैसा आ नहीं रहा, जापान, साउथ कोरिया, ये सब के सब। एंड ईरान ने क्लियरली बोल दिया है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है ना, वो हमारे एडवर्सरीज के लिए क्लोज्ड है। मतलब अगर आप यूएस के एलाय हो तो आपके लिए भी क्लोज्ड है। अब इतनी खबर आती रहती है वहां से कि इतने टैंकर्स को अलाउ कर दिया ईरान ने निकलने के लिए थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, पर इंडिया में खबर नहीं आ रही कि वो टैंकर्स कितने इंडिया आ रहे हैं। बॉर्डर्स रीड्रॉ होंगी। इजराइल तो बहुत ही बड़ा सवाल है कि भाई इजराइल का क्या होगा, UAE क्या वो सर्वाइव करेगा? ये तो इंडिया के दो सबसे बड़े एलाइज हैं। UAE का क्या होगा? लोग तो इतनी तक बात करते हैं कि ओमान के अंदर मर्ज हो सकता है। यूक्रेन, वी ऑलरेडी नो कि कितने ज़्यादा प्रॉब्लम में है यूक्रेन। एंड जब UAE को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है तो जो बाकी दो छोटे छोटे किंगडम्स है, कुवैत, बहरीन, उनका क्या होगा? देखो, अभी तक जो माहौल था ना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद था, फिर भी बहुत सारा ऑयल स्टोरेज में रखा था, बहुत सारे ऑयल टैंकर्स ट्रांजिट में थे। अब आज की डेट में स्थिति है कि जो रिजर्व है ऑयल का वो सारे देशों में कम होता जा रहा है।
उदय कोटक की स्टेटमेंट याद है ना? बेसिकली जो असली पेन है वो आएगा, जल्द ही आएगा, अगर ये मैटर रिजॉल्व नहीं होता तो। देखो चेंज तो आना है, ये तय ही है। कितना बड़ा आएगा, कितने रैपिडली आएगा, ये कोई भी नहीं कह सकता। देखो एक चीज तो तय है कि लोगों का जो भरोसा है ओवर पेपर मनी वो कम हो रहा है, इसलिए लोग हार्ड एसेट्स की तरफ मूव कर रहे हैं, चाहे वो गोल्ड हो या सिल्वर हो। इसलिए मेक श्योर टू चेक आउट IND मनी।